गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, हैव अ सीट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म, इसको पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने कुछ चर्चा किया था फॉरेस्ट सोसाइटी पे और कॉलोनिज्म के बारे में बताया था कि अंग्रेजों के आने के बाद वन समाज में कैसा विनाश होना स्टार्ट होता है वनों का, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। पहले तो जब अंग्रेज यहाँ आए तो हम लोगों ने क्या बात कहा कि जो जंगल जो थी उनके लिए वो क्या था, अनुपयोगी चीज लग रहा था उन्हें, इसलिए वो आराम से जंगल को सफाई करने के लिए और खेती को ये प्रमोट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें क्या लगने लगा, जब औद्योगिकरण हो गया तब उन लोग को लगा कि जंगल जो हम है वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल चीज है। और अब जो है इसी से हम आगे कंटिन्यू रहेंगे, जहाँ तक हमने कल छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि अब जब औपनिवेशिक शासन काल स्टार्ट हुआ तो उनके लिए व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे लोगों ने किया। जो जंगल उनके लिए पहले यूजफुल अनयूजलेस लग रहा था, यूजलेस चीज लग रहा था, बाद में यूजफुल चीज हुआ। और जो हम लोग छोड़े पिछले खंड में कि क्यों यूजफुल चीज लगने लगा जंगल उन लोगों को, क्योंकि इस जंगल से ही जहाज के लिए लकड़ी यूज होने लगा, रेल पटरी के लिए क्या यूज होने लगा, लकड़ी यूज होने लगा। तो अब जो जंगल जो था, जंगल की कटाई हो जाएगी तो उनके लिए क्या हो जाएगा, संसाधन का नुकसान हो जाएगा। तो अंग्रेजों को इस बात की काफी चिंता थी और इसी नुकसान से बचने के लिए उन्होंने भारत में यहाँ जो स्थानीय लोग थी उससे जंगलों का जो उपयोग कर रहे थे उससे बचाने के लिए, है ना, भारत में वन अधिनियम कानून बनाने के लिए या जंगलों के रिलेटेड सर्वेक्षण करने के लिए एक जर्मन विशेषज्ञ को भारत बुलाया। क्या नाम था उसका, डाइट्रिस बैंडिस, है ना, याद है कुछ, ठीक है, डाइट्रिस बैंडिस। ये क्या थे, ये जर्मन विशेषज्ञ थे बैंडिस। ये भारत आए क्योंकि भारत में जो अंधाधुंध तरीके से क्या हो रहा था, वन की कटाई हो रही थी, उसको रोकने का अब काम करना जरूरी था। क्योंकि जहाज निर्माण में, रेलवे के निर्माण में किसी की जरूरत हो रही थी, लकड़ियों की जरूरत हो रही थी। तो इसी विषय पे मशवरा करने के लिए एक जर्मन विशेषज्ञ भारत बुलाया गया जिसका नाम था डाइट्रिस बैंडिस। और इनको क्या नियुक्त किया गया, वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। इन्होंने, बैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को क्या सिखाना होगा, संरक्षण विज्ञान में क्या देना होगा, ट्रेनिंग देना होगा कि वनों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। उसके लिए लोगों को क्या करना होगा, ट्रेनिंग देने का काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जंगलों का मैनेजमेंट, है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी जरूरी है, इसके लिए भी लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए वन संपदा के उपयोग से संबंधित उन्होंने बहुत सारे नियम बनाना स्टार्ट किया। जो स्टार्टिंग में आराम से कटाई हो रहा था वनों को, पशु की चढ़ाई किया जा रहा था जंगलों में, उससे रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे नियम बनाना पड़ेगा। जंगलों को लकड़ी के उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा, आरक्षित करना पड़ेगा, है ना। अगर आराम से वनवासी जाएंगे, जंगल को काटेंगे, अपने जानवरों को चराने के लिए भेजेंगे तो उससे क्या होगा, जंगल जो है वो आरक्षित नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ जाएंगे। और इसी से रिलेटेड इसने, ये जो बैंडिस था, भारत जो आया था, इसने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की 1864 में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, 1864 में। और इसके बाद केवल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना करने से वन का कटाई नहीं रुक सकता था, ना वनों में चरवाहे जाने से प्रतिबंधित नहीं हो सकते थे। तो इसने कुछ और भी काम किया, इसने फॉरेस्ट के लिए कुछ कानून बनाए जंगलों के लिए। इसे क्या बोला गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, है ना, वन अधिनियम, एक वन अधिनियम कानून बनाया गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और ये कानून जो बनाया गया 1865 में बनाया गया। यानी कि अब जंगलों की कटाई और चारगाह के लिए चारवाहे जो लेके जाते थे वो इजी काम नहीं था। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक परमिशन लेना पड़ेगा पहले, है ना। और इसी से रिलेटेड इन्होंने देहरादून में इंपेरियल
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको जानकारी है इसके बारे में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया गया 1906 में। कहाँ किया गया? देहरादून में। हाँ, गुड। और बहुत सारे नियम बनाए गए। अब ये जो वन अधिनियम बनाया जा रहा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की जा रही है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो उद्देश्य है कि हम वनों को कैसे संरक्षित रखें। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था वो अब वन कैसे लगाना है ना, इसके लिए एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या हो गया, एक वैज्ञानिक वानिकी के तहत हम पेड़ों को लगाएंगे। ये क्या है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है? मतलब अगर पेड़ लगाना है, एक ही किस्म की प्रजाति लगाना है, तो हम उससे क्या लगाएंगे? एक लाइन से लगाएंगे, ठीक है, और एक ही क्वालिटी का पेड़ रहेगा पूरे वन में, ठीक है। इसको क्या बोला जा रहा है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इसके तहत जो जंगल में अवांछित पेड़ हैं, जिसकी यूटिलिटी नहीं है, उसे क्या किया जाएगा? पहले तो काट दिया जाएगा और फिर एक ही प्रजाति के पेड़ एक लाइन से, है ना, उसको लगाया जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो ये किसका आइडिया है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का आइडिया। उन्होंने 1906 में जो देहरादून में स्थापित हुआ था, उसने ये आइडिया दिया। इससे क्या होगा? जंगल जो है हमारा क्या हो जाएगा? संरक्षित हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक वानिकी जो था, ये जो इसके नाम पे जो फॉरेस्ट की ये हो रही थी कि हमको एक ही प्रजाति का लगाना है, तो विविध प्रकार का जो प्रजाति था वो क्या हो गया? पेड़ जो हो गया हमारे विलुप्त हो गए। इस आइडिया से प्राकृतिक वनों की क्या हो गया? काट डाला गया, है ना। एक ही पेड़ लगाना है तो बाकी जो यूजलेस है वो प्रजाति को क्या कर दिया गया? काट डाला गया। इससे बहुत ज़्यादा लाभ इस योजना से नहीं हुआ, है ना। 1865 में वन अधिनियम जो लागू किया गया, जो हम लोगों ने पहले बात किया कि 1865 में क्या किया गया? एक फॉरेस्ट एक्ट ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया गया। और इस फॉरेस्ट एक्ट के तहत क्या किया गया? इस फॉरेस्ट एक्ट को 2 बार संशोधन किया गया। एक बार किया गया 1878 में, बनने के बाद 1878 में इस अधिनियम को संशोधन किया गया, और दूसरी बार 1927 में भी संशोधन किया गया। इस अधिनियम के तहत क्या था? इस अधिनियम के तहत पूरे जंगल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। आरक्षित, है ना, संरक्षित, और तीसरा हमारा ग्रामीण। गुड, वेरी गुड, है ना। तीसरा हमारा हो गया ग्रामीण हो गया। आरक्षित जो वन था उसमें जो भारतीय ग्रामवासी थे वो खेती या फिर जंगल में अपने जानवरों को नहीं ले जा सकते थे, ठीक है, वो अंग्रेजों के लिए क्या हो गए? आरक्षित हो गए। संरक्षित थोड़ा बचा, और जो ग्रामीण था उसी इलाकों में क्या था? घर बनाने के लिए, ईंधन के लिए, केवल सुरक्षित के लिए जो ये थे एरिया थे, और ग्रामीण एरिया थे, इसका यूटिलिटी भारतीयों के लिए, भारत में रहने वाले ग्रामवासियों के लिए छोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं कि लोगों के जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इस तरह का जो अधिनियम बनाया गया उससे लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। जहाँ तक ग्रामीण अपना अलग ज़रूरत की चीज़ों के लिए क्या करते थे, जैसे ईंधन, चारों के लिए, पत्तों की पूर्ति के लिए ये क्या करते थे? वन के विभिन्न प्रजातियों का क्या करते थे? खोजते थे, है ना, वन में ढूंढते थे, और घरेलू उपयोग के लिए जितनी वन की चीज़ों की जरूरत थी उसका यूटिलाइज करते थे। लेकिन जब ये नियम बना दिया गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया गया, तो अब क्या क्या आ गया कि एक वानिकी, वैज्ञानिक वानिकी, इसका भी यूज किया गया फॉरेस्ट्री, है ना, कि क्या हम वनों को कैसे करेंगे? डेवलप करेंगे, एक ही किस्म के पेड़ लगाएंगे। जो अनयूजलेस ये हमारा है पेड़ है, उसको क्या करेंगे? कटाई कर देंगे। तो अंग्रेजों को कैसा पेड़ चाहिए था? जो सख्त हो, लकड़ी दे सके, है ना। इसके लिए उसने मेनली सागौन पे, साल के प्रजातियों पे क्या किया? प्रोत्साहित किया। इससे हमारा जहाज बन सकेगा, इसकी लकड़ियों से
हमारा रेलवे का पटरी स्लीपर बन सकेगा। तो ऐसे पेड़ जो सख्त हो उसको प्रमोट किया गया। सागौन, साल, इस तरह की प्रजातियों को काफ़ी प्रमोट किया गया। और दूसरी किस्म के जो पेड़ थे उसको क्या कर दिया गया, काट डाला गया, है ना। वन इलाकों में लोग क्या करते थे, जो ग्रामीण थे वन इलाकों से कंदमूल को तलाशते थे, वन उत्पादन का कंदमूल खाते थे, है ना। इसके अलावा मानसून के दिन में जहाँ जमा हुआ अनाज रहता था उसका भी यूज करते थे। दवा के रूप में भी हमारा जंगल का यूटिलिटी होता था, उपयोग होता था। बेहतरीन बाड़े बनाए जाते थे बांस से, टोकरी बनाए जाते थे। जंगल की चीज़ों से बहुत कुछ ग्रामीणों को फायदा होता था। पत्तों से क्या बनता था खाने के लिए, डिस्पोजल प्लेट, खाओ फेंको, है ना, खाओ और फेंको किस्म का डिस्पोजल प्लेट बनता था। सियादी के लताओं से क्या बनती थी, रस्सी बनाई जाती थी, रस्सी जिसे बांधते हैं। हमारा जो सेमल का पेड़ होता है, रुई कॉटन का, उसके छिलका से क्या होता था, उसका जो ये छिलका होता था सब्जी को छीलने में काम किया जाता था। तो महुआ का जो पेड़ है हमारा है, उससे उसके तेल से खाना बनाने में, रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था, इसका भी उपयोग होता था। लेकिन जब ये वन अधिनियम लगा दिया गया तो वन अधिनियम के चलते देश भर के गांव में क्या हो गया, मुश्किल बढ़ गई। इस कानून के तहत अब क्या हो गया, घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल इकट्ठा करना आदि रोजगार की गतिविधियां क्या हो गई, अब गैर कानूनी हो गई। आराम से जाओ जंगल में पेड़ काट के ले आओ, जानवरों को ले जाके जंगल में चारवाही के लिए काम में कर दो, अब ऐसा करना क्या हो गया, गैर कानूनी हो गया। तो लकड़ी चुनने के अलावा कोई अब उनके पास चारा नहीं बचा। और अगर कोई चल भी जाते थे, है ना, कोई चल भी गए तो वहाँ जो सिपाही होता था, वनपाल होता था, उसे क्या देना पड़ता था, पकड़े जाने पे घूस देना पड़ता था। ठीक है, मतलब तुम जो सामान जो अपना इकट्ठा कर रहे हो मुफ्त में खाने का उनका इंतजाम हो जाता था। पुलिसों को जंगल के चौकीदारी के लिए रखा जाता था, जो बदले में घूस लेके यानी उससे अनाज पानी लेके उसे जाने का अनुमति देते थे। तो ये तो था नियम। वन अधिनियम बनने से क्या प्रभाव पड़ता है, वनों के नियम से अब खेती में क्या प्रभावित होता है। वन जब अधिनियम बनाया गया उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि खेती जो हमारा डेली का चीज़ है उस पर क्या इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव जो था वो किस पे पड़ता है, झूम खेती पे, है ना। जब यहाँ उपनिवेशीकरण नहीं हुआ था, अंग्रेज नहीं आए थे, तो मेनली जो हमारा एशियन कंट्री है यहाँ के किसान जो थे क्या करते थे, झूम खेती या घुमंतु खेती, नोमैडिक। आज हम यहाँ कुशीरा में अपना ये कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह हम मूव कर जाएंगे। 2 साल खेती करने के बाद क्या करेंगे, फिर उस एरिया को परती छोड़ देंगे और कहीं और जगह चल जाएंगे, है ना। इस तरह की खेती प्रणाली को क्या बोल रहे हैं, घुमंतु खेती या झूम खेती कह रहे हैं। ये केवल एशिया में नहीं, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में भी अनेक भागों में इस तरह की खेती हुआ करती थी और इसे अलग अलग नाम से जाना जाता था, है ना। तुम्हारे हिंदुस्तान में इसे घुमंतु खेती, इसके के लिए धनिया, पेंदा, बेवर, नेवर, झूम, घुंदू, खंदार, कुमारी ऐसे नाम दिए जाते थे। ठीक है, घुमंतु खेती हम क्या बोल रहे हैं कि 1 या 2 साल के लिए एक जगह पे स्थान पर करेंगे, फिर उस जगह को क्या कर देंगे, परती छोड़ देंगे और फिर 10-12 साल के लिए अलग जगह चल जाएंगे। फिर 10-12 साल के बाद जब लौटेंगे तो क्या करेंगे, उस जंगल फिर से हो जाएगा, उसको सफाई करेंगे, आग लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो राख है उस पर फिर अनाज बोएंगे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में फिर से फसल काटेंगे। तो ये इस तरह का खेती करने का तरीका। लेकिन जब उपनिवेशीकरण हुआ, अंग्रेज जब यहाँ आए, तो सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ता है ये घुमंतु कृषि पे ही पड़ता है, घुमंतु या झूम खेती पे ही पड़ता है। इससे क्या हो रहा था, अंग्रेजों को क्या नुकसान हो रहा था, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, फिर उस दूसरे जगह जंगल को क्या करते थे, साफ करते थे, है ना। दूसरे जगह जाने पे जंगल को साफ किए और फिर वहाँ पे खेती स्टार्ट किए, तो उनका जो लकड़ी था, जो उन्हें लकड़ी की आवश्यकता थी, उसका क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। या फिर जब खेती करने के लिए जंगल को जलाते थे तो जो अवशिष्ट पदार्थ है वो तो जलते ही थे, साथ साथ कभी कभी उपयोगी पेड़ पौधा भी क्या हो जाता था, जल जाता था। तो मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कपास और लैटिन अमेरिका में अन्य भागों में भी मक्का और फलियाँ इसी तरह से लगाए जाते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा था, अंग्रेजों को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था।
इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक वन अधिनियम लाया, है ना। वन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया कि अब घुमंतु खेती जो है या वनों की कटाई करना, उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। अब इस तरह का रोक लगा देने के कारण क्या हो गया, बड़े बड़े जो अधिकारी इस तरह का रोक लगा रहे थे, अब ये क्या हो गया, जो ग्रामीण के मन में था, वनवासी के मन में था, वो क्या होने लगा, विद्रोह, है ना। ये क्या होने लगा, विद्रोह के रूप में, प्रतिरोध के रूप में फूकने लग गया। एक चीज और रोक लगाई गई, हम लोगों ने खेती पे रोक देखा, इसी प्रकार एक प्रकार का और रोक लगाया गया, वो था शिकार की आज़ादी पे। पहले लोग झूम खेती तो करते थे, साथ में भोजन के लिए शिकार पे भी डिपेंड रहते थे। ये जो जंगल संबंधी नए काम बने, इसके तहत वनवासियों के जीवन में एक तरह से और प्रभावित हुआ, है ना। वन कानून के चलते जंगलों में या आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग, जैसे हिरन, तीतर, बटेर, इसका जो छोटे मोटे ये थे, उसका शिकार करके अपना भोजन यापन करते थे, उस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब इस तरह का शिकार करना क्या हो गया, गैर कानूनी हो गया। शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले लोग को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा, ठीक है। जहाँ एक तरह वन कानून के लोगों को शिकार कर लिए परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिया गया, वहीं जो बड़े बड़े जानवर थे, जैसे आखिर खेलने के लिए शेर, है ना, बाघ, चीता, इस तरह का जो जानवर का शिकार खेलने को क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। पहले भी हम लोग प्राचीन मुगल काल में भी देखें, मुगल साम्राज्य में देखें, शेर बाघ का क्या क्या करते थे, शिकार करते थे, उसके साथ ये करके अपना फोटो भी खिंचाते थे। तो ऐसे बड़े बड़े जो जानवर थे, जंगली जानवर थे, उनका शिकार खेलने के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। और क्यों, क्योंकि अंग्रेजों के नज़र में जो था, ये जानवर जो थे क्या थे, जंगली थे, बर्बर थे, और समाज में क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनको सफाई करना होगा, सफाई करेंगे तभी तो अंग्रेज सुरक्षित रहेंगे भारत में। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को क्या करना चाहिए, मार कर के हिंदुस्तान को सभ्य बनाना है, ये उनका मोटो है। छोटे मोटे जो शिकार करके लोग वनवासी अपना जीवन यापन कर रहे थे, उस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बड़े जो खूंखार जानवर थे, उनके शिकार के लिए क्या किया गया, प्रमोशन किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो शिकार खेलने में माहिर थे, और इस तरह का शिकार खेल के जानवरों के साथ फोटो भी खिंचाते थे। ये जो हमारे जॉर्ज यूल थे, जो भारत में आए थे, उन्होंने करीबन 400 बाघों को मारा था भारत के। और प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके में शिकार के लिए क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, है ना, कि इस जंगल में क्या होगा, केवल शिकार का ही काम होगा। तो वन में हम लोगों ने क्या देखा, वन अधिनियम बनने से क्या देख रहे हैं कि किसानों के भी लाइफ स्टाइल में बदलाव आ जाता है। जो शिकारी थे उनके भी जिंदगी में क्या आता है, लाइफ स्टाइल में बदलाव आ जाता है ना। अब नए रोजगार, नए व्यापार के लिए उनको और कुछ चाहिए था, इससे तो उनका भोजन यापन दिनचर्या चल गया था। तो ये अब नए काम की तलाश में मूव करने लगे। ये केवल महज हिंदुस्तान का ही कहानी नहीं था, ये दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे कंट्री थे जो कि गुलाम थे, औपनिवेशिक थे, है ना, उनके साथ भी ऐसा ही किया जा रहा था। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगह पर रह रहे एक मैन्यूक उगाने वाले ब्राजील के, अमेजोन के मुनुकुद समुदाय के लोगों के व्यापारी, उनके लिए जो रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर का ये करते थे, लेटेक्स करते थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, व्यवहार हुआ। ये केवल भारत की कहानी नहीं बता रहे हैं, है ना, कि भारत औपनिवेशिक कंट्री के गुलाम के कारण ऐसा हुआ। तो जहाँ जहाँ गुलाम कंट्री रहे अंग्रेजों के, उनके साथ ऐसा बर्ताव देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में वन उत्पादन का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। और मध्यकाल में आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा घुमंतु समुदाय के माध्यम से हाथियों का और दूसरे सामान का क्या होता था, व्यापार होता था। हाथी के दांत बेचे जाते थे, मसाला बेचा जाता था, सीप बेचा जाता था, रेशम के कोए बेचे जाते थे। तो जो ये सब घुमंतु जो थे पहले से इस तरह का क्या करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, व्यापार में पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में आ गया। आराम से जाके हाथी दांत निकाल लाएं, रेशम के कोए निकाल लाएं, ठीक है।
सीप निकाल के व्यापार करें, इस सब चीज पे क्या हो गया, प्रतिबंध लग गया। और बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने क्या किया, विशेष इलाकों में वन उत्पादों का व्यापार के लिए इजारादारी क्या क्या दिया, सौंप दिया। अगर इस एरिया में व्यापार करना है तो क्या करना पड़ेगा, इजारादारी लेना पड़ जाएगा। परिणाम स्वरूप अब क्या हुआ, इतने सारे वन अधिनियम लगा देने के बाद अब क्या हो गया, लोगों का क्या हुआ, विद्रोह, है ना, वन विद्रोह। तुम्हारे झारखंड में बहुत सारे तुम लोगों ने वन विद्रोह को देखा है, जैसे तुम्हारे दुमका डिस्ट्रिक्ट में ही सिद्धू कान्हू का, है ना, इसके अलावा छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अल्लारू सीताराम का, राजू का, इस तरह का वन विद्रोह देखा है। लेकिन अब इससे अलग हटके आज हम बात करेंगे, इसी से रिलेटेड वन विद्रोह जो हुआ वो तुम्हारा एक बस्तर का वन विद्रोह, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो 1910 की घटना है। ये बस्तर कहाँ है हमारा, छत्तीसगढ़ में, हाँ गुड, छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इससे क्या होता है, सीमा टच करता है, ठीक है। बस्तर केंद्रीय भाग पठारी भाग है और ये किसके नदी के है, इरावती नदी के तट पे है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैदान में गोदावरी के मैदान पे इंद्रावती नदी बस्तर के तट पे है। और इस इलाके में भी सेम, जैसे हम अपने सिद्धू कान्हू की बात कर रहे हैं, बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं, है ना, वैसे ही यहाँ के लोगों में मन में भी क्या हुआ, विद्रोह पनपा। क्यों, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ लोग मानते हैं धरती आबा बात करते हैं, वैसे ही क्या कहते हैं, ये धरती सारी हमारी माँ है ना। बस्तर के लोग का भी यही मानना है, हर एक गाँव के लोग जमीन को क्या मानते हैं, धरती माँ मानते हैं। और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर में धरती को क्या करते हैं, अनाज का चढ़ावा चढ़ाते हैं। चूंकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, इसलिए वे लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं को देखभाल भी करते हैं। सारा जमीन जो है वो क्या है, हमारा है। लेकिन ये जब वन अधिनियम लगा दिया गया, है ना, अब थोड़ी लकड़ी लेने के लिए भी उनको क्या देना पड़ता था, थोड़ी लकड़ी भी लेना है जंगल से जाके तो उनको क्या देना पड़ेगा, एक शुल्क देना पड़ेगा, लकड़ी शुल्क। उसको क्या बोलते थे, देवसारी, है ना, उसको क्या बोलते थे, देवसारी, ठीक है। देवसारी, दार या मान, देवसारी, दार या मान, ठीक है। ये क्या था, लकड़ी शुल्क था। थोड़ा भी लकड़ी लेना है तो बदले में लकड़ी शुल्क देना है, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, डेफिनेटली विद्रोह तो होगा ही। जो हम आराम से अपने धरती पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने जानवरों को चारगाह के लिए यूज करवा रहे हैं या भोजन के लिए खेती कर रहे हैं, उस पर क्या देना पड़ रहा है, अब हमें शुल्क देना पड़ रहा है। तो विद्रोह का कारण ये भी था। बस्तर में क्यों विद्रोह हुआ, तो इस तरह के कारण बस्तर में विद्रोह हुआ। अब लोगों के मन में और भी भय सता रहा था। औपनिवेशिक सरकार जब बनी 1905 में, जब जंगल के 2/3 हिस्सों पे क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। पूरे जंगल को जो 2/3 लैंड है उसको क्या कर दिया गया, 1905 में आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित वन का यूज कौन करेगा, अंग्रेज सरकार, है ना। आरक्षित वन का कौन यूज करेगा, अंग्रेज सरकार करेंगे। यानी घुमंतु खेती को क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। शिकार के लिए वन उत्पादों को संग्रह क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, है ना। तो पहले से बता रहे हैं कि शिकार केवल कहाँ किया जाएगा, किसका शिकार किया जाएगा, जो हमारे हिंसक जानवर होंगे, है ना, उनका क्या किया जाएगा। क्योंकि भारत को क्या बनाना है, उन्हें सभ्य बनाना है, उनका टारगेट ये है। इसी समय जब अंग्रेजों ने इतना सारे वन अधिनियम बनाए, उसी समय 1899 में, 1899 से 1900 में अकाल पड़ा। और दूसरी बार 1907 में, 1907 से 8, है ना, में दूसरी बार क्या पड़ा, अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण क्या हो गया, अब लोगों को भोजन के लिए मुहताज हो गए। और अंग्रेजों का इतना सारा अधिनियम था। घुमंतु खेती को क्यों नहीं पसंद करे थे अंग्रेज, क्योंकि जब किसान कभी यहाँ खेती करेंगे, कभी दूसरी जगह खेती करेंगे, तो किसान जो हैं उनके लिस्ट में नहीं रहेंगे। उनको बदले में क्या नहीं देंगे, लगान, है ना। किसान की खेती के बदले में वो क्या लेते थे, लगान लेते थे। तो आज यहाँ मूव कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कल दूसरी जगह कर रहे हैं, तो उनकी जो सूची लिस्ट है उसमें उनका नाम तो फिर रहेगा नहीं, उन्हें लगान मिलेगा नहीं। इसलिए इस तरह की खेती को वो क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे। और इसी समय क्या हुआ, 2 बार क्या हो गया, अकाल भी पड़ गया, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के बाद
अब जो वहाँ बस्तर की जनता थी खुद भी ये हो रही थी, है ना, परेशान थी। और अंग्रेजों के इतने सारे अधिनियम थे, इसके वजह से धुरवा समुदाय के लोग जो थे उन्होंने क्या किया, बगावत स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, है ना। इसका बस्तर का तो कोई खास करके एक नेता तो नहीं था, लेकिन गुंडा धूल इस आंदोलन का कह सकते हैं कि नेता था। और 1910 में आम की टहनियों से, मिट्टी के ढेले से, मिर्च के पाउडर से, है ना, गांव गांव में तीर धनुष से गांव गांव में चक्कर काटने लगे और अंग्रेजों को क्या करने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने लगे। लेकिन बहुत जल्दी ही इनकी बगावत को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। और जो इस तरह के बगावत कर रहे थे धूर समुदाय के लोग, वो कहाँ हुए, गांव से छोड़ के जंगल की ओर भाग गए। इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, बगावत को कुचल डाला, ठीक है। और आदिवासी नेताओं को बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेज फौज ने तंबुओं के ढेर पे उनको गोलियां चला दी, बहुत शोषण किया गया उन लोगों के साथ में, ठीक है। तो ये तो था बस्तर के विद्रोह का स्टोरी। ये केवल हार हमारे इंडिया का नहीं है, बस्तर के जंगलों में लोगों की कहानी हम लोग जो देखें वो केवल यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे एशियन नेशन हैं जहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा, जहाँ पे इस तरह का देखने को मिलता है। इसमें एक हमारा कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी कहानी जो है वो बस्तर की तरह ही है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।